हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद यूसुफ। डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू आप कैसे अननोन क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकाल सकते हो, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अगर आपको बेसिक डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, अगर नहीं पता तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा जिसमें मैंने डिटेल में बताया है व्हाट इज डायमेंशंस, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला एंड हाउ कैन यू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन यूजिंग डायमेंशन फॉर्मूला। आज का सबसे मेन टॉपिक रहेगा कि आपके पास कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, ए बी सी वाई जेड, उस अननोन क्वांटिटी का डायमेंशन एनालिसिस, इसके थ्रू, इस मेथड के थ्रू आप डायमेंशन निकाल सकते हो। ठीक है, अब उस पर बढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर आप और डिटेल में समझना चाहते हो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, व्हाट आर डायमेंशंस एंड डायमेंशन फॉर्मूला, लिंक में डिस्क्रिप्शन में वो लिंक चेक करो, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए, मैं जानता हूं कि बेसिक किसी क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे लिखा जाता है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास फोर्स है, सो फोर्स इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन विच मींस kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। ये यूनिट है जिसको हम न्यूटन भी बोलते हैं। अब kg है मास तो मैं बोलूंगा m में 1, मीटर है लेंथ तो मैं बोलूंगा l में 1, सेकेंड स्क्वायर है तो मैं बोलूंगा t में 2 नहीं, t में -2, बिकॉज वो स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। बेसिक लॉ ऑफ इंडाइसिस। ठीक है, हमें मालूम है कैसे डायमेंशन लिखे जाते हैं, और जब मैं इन्हीं डायमेंशंस को डब्बों में बना दूं, आई मीन इस तरीके से कुछ लिख दूं, m में 1, l में 1, t में -2, तो हम इसे डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। ओके सर, अब क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और हमें उससे कैसे ये अननोन डायमेंशंस निकाल के लेने हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, नाम में ही मतलब है, होमोजेनिटी का मतलब सेम सेम। ठीक है, होमोजेनिटी का मतलब क्या, सेम सेम। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज है, अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज है और अगर आप उन क्वांटिटीज को ऐड या सबट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं, अगर आप उन क्वांटिटीज को ऐड या सबट्रैक्ट कर रहे हो, उन्हें ऐड या सबट्रैक्ट तभी ही किया जा सकता है जब उनके डायमेंशंस बराबर हो। मतलब क्या सर, जैसे एग्जांपल के तौर पर a ऐड हो रहा है b के साथ, फिर वो सबट्रैक्ट हो रहा है c से, और फिर वो इक्वल टू है d के, विच मींस डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशन ऑफ b, डायमेंशन ऑफ c और डायमेंशन ऑफ d को इक्वल होना ही पड़ेगा। कंडीशन नहीं है, होना ही पड़ेगा, तो ही ये तीनों या चारों को क्या किया जा सकता है, ऐड। सर एग्जांपल बता दीजिए आप। अब इफ यू नो दिस फॉर्मूला, एक मिनट, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। चलिए ये मैं प्रूफ कर देता हूं कि मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है। अब बताइए, ये लेफ्ट हैंड साइड पे v दिया हुआ है, राइट हैंड साइड पे 2 टर्म्स दिए हुए हैं। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे इस v का डायमेंशन निकालूं तो सभी को मालूम है इट इज l में 1, t में -1, राइट। मीटर पर सेकेंड, एवरीवन, मीटर पर सेकेंड। सो मीटर मतलब लेंथ में 1, सेकेंड मतलब t में -1। अब ये तो हो गया v का डायमेंशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोल रहा है कि अगर तीनों टर्म्स को ऐड किया जा रहा है, इसका मतलब v का डायमेंशन u के डायमेंशन से बराबर होना चाहिए, और दोनों v और u का डायमेंशन at के डायमेंशन से बराबर होना चाहिए। देखते हैं कितना इस बात में सच है। अब u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो चाहे फाइनल वेलोसिटी हो, l में 1, t में -1। अब खेल बदलेगा यहां पे, तो at है बराबर। अब मुझे मालूम है a का मतलब क्या, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है l में 1, t में -2, एंड टाइम जो है यहाँ पे वो क्या है, t में 1। इफ यू नाउ सॉल्व दिस, t एंड t -2 गेट्स कैंसल्ड आउट, एंड क्या मिल जाएगा आपको, l में 1, t में -1। सो क्या ये प्रूव हो गया यहाँ से? यस, ये प्रूव हो गया दैट v का डायमेंशन, u का डायमेंशन और at का डायमेंशन सेम है, तो ही ये सब टर्म्स क्या किए जा सकते हैं, ऐड किए जा सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर एंड एवरीवन नोज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इज। Now we will use this principle of homogeneity in reverse order. क्या मतलब? So if there is a formula, अगर आपको चेक करना था कि यह डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, जो पिछले वीडियो का थीम था, तो आप इस तरीके से डायमेंशन निकाल लेते हो और आपको पता चल गया हाँ यार ये सबके डायमेंशन सेम है। नाउ थिंक इन रिवर्स, है ना। व्हाट डू आई मीन बाय दिस, दैट अगर आपको मान लीजिए एक फॉर्मूला दे दिया गया है और वो फॉर्मूला में दिया हुआ है दिस टर्म प्लस दिस टर्म माइनस दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म। इसका यही मतलब है कि अगर वो ऐड या सबट्रैक्ट किया जा रहा है तो सभी के डायमेंशंस, वो सभी टर्म्स के डायमेंशन सेम होंगे। लेट मी प्रूव दिस पॉइंट। हम ये वाला जो क्वेश्चन है, जो राइट यहां पर है, वो अभी नहीं करेंगे। पहले हम बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ा एडवांस पे जाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय v इज इक्वल्स टू at प्लस b अपॉन t प्लस c। द डायमेंशंस ऑफ a, b एंड c आर, लेट मी अगेन क्लियर दिस। The theme of this video is I want to find the dimensions of unknown quantities using principle of homogeneity. What are the unknown quantities? A, B and C. I need to find the dimensions of A, B and C. कुछ भी हो सकता है A, B, C का dimension. How will I find it? By using principle of homogeneity.
What is principle of homogeneity? Let me write this. By principle, okay, एक सेकेंड दीजिए मेरे को. हाँ, by principle of homogeneity, होमोजिनिटी की स्पेलिंग नहीं आती मेरे को, ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, dimension of V will be equal to dimension of AT will be equal to dimension of B upon T plus C. क्या ये सभी को समझा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोल रहा था कि जितने भी टर्म्स है आपके पास, देखिए यहाँ पे ये V का जो टर्म है, ये जो AT का जो टर्म है और ये B अपॉन T प्लस C का जो टर्म है, ये तीनों के डायमेंशंस आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे. ओके सर. अब अगर आपको ये चीज समझ गई तो क्या मैं बोल सकता हूँ, V, चलिए पहला वाला टर्म ले लेते हैं, V इज इक्वल्स टू AT. ओके, चलिए V का डायमेंशन मुझे मालूम है, वेलोसिटी है L में 1 T में -1. यस और नो? नाउ A को प्लीज कंफ्यूज मत कर देना एक्सेलरेशन से, वो एक्सेलरेशन नहीं है, वो यहाँ पे A कुछ कांस्टेंट टर्म है, तो A को मैंने अलग कर लिया और T जो है टाइम, उसका डायमेंशन मैंने T में 1 लिख दिया. Now if I solve this by basic indices, A is here itself. A के सामने क्या था? L में 1, T में -1. This T का term goes down, so this is T1. And if I further solve this, this becomes L में 1, T में -2. So what is the dimension of A? The dimension of A is L में 1, T में -2. Am I clear with this? Yes sir. Interestingly, L में 1, T में -2 एक्सेलरेशन का ही टर्म एक्सेलरेशन का ही डायमेंशन निकल कर आ गया. Never mind. So A का dimension is clear to everyone. Now let's find the dimension of C first. Sir कैसे? If you carefully notice, C देखो किसके साथ ऐड हो रहा है? C is getting added with time. मैंने अभी अभी आपको बोला, अगर कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उन दोनों के डायमेंशंस बराबर है. अब आप खुद सोचिए, if C is getting added with T, so T का डायमेंशन is T में 1, right? So C का भी डायमेंशन क्या हुआ? T में 1 ही हुआ, which means that dimension of C is nothing but T में 1. आई होप दिस मेक सेंस. अच्छा, कुछ बच्चे मुझे बोलेंगे सर इसको मैं ऐसे लिखता तो चलता था क्या? M में 1, L में 0, T में 1. बेटा बिल्कुल चलेगा. आप कहां पे टाइम सेव करना चाह रहे हो आपकी मर्जी है, आप बिल्कुल लिखिए ना. तो T में 1 है, ये क्लियर हुआ. नाउ B का डायमेंशन फाइंड करते हैं. चलिए कैसे फाइंड करेंगे B का डायमेंशन? बड़ा सिंपल है B का डायमेंशन फाइंड करना. मुझे मालूम है, बताइए बताइए बताइए, मुझे मालूम है कि जो V का डायमेंशन है, राइट, वो B अपॉन T प्लस C के होल डायमेंशन के बराबर है. राइट 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 राइट. अब बताइए V का डायमेंशन क्या था? L में 1, T में -1. यस और नो? अब B का डायमेंशन हमें ढूंढना है. नीचे क्या लिखूंगा? T प्लस T. हाँ, नीचे क्या लिखूंगा? अरे आप बोलो सर T का डायमेंशन क्या है? टाइम का डायमेंशन तो टाइम ही है. C का डायमेंशन भी क्या पता चला? टाइम. सो T प्लस T 2T लिखूंगा. अरे भाई 2T का मतलब क्या? 2 का कोई रेलेवेंस नहीं है यहाँ पे. हम क्या चाह रहे हैं, मुझे पता चल गया ना C का डायमेंशन क्या है, तो C का डायमेंशन लिख दो T में 1. ये बहुत से बच्चों को भी क्लियर नहीं हुआ होगा कि सर आपने T प्लस T 2T क्यों नहीं लिखा? भाई लिख दो, राइट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज 2 इज अ कांस्टेंट. उस वो डायमेंशन में इन्वॉल्व है ही नहीं. डायमेंशन में तो कौन इन्वॉल्व है? T में रेज़ टू 1. सो अब 2 लिखिए मत लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. सो अब अगर आप B को यहां पे लेके जाएंगे तो B वहीं रहेगा, T1 को वहां लेके जाऊंगा तो मैं क्या हो जाएगा ये देखिए. सो L में 1, T में -1 था, T में 1 कट के क्या हो गया? T में 0, which means your dimension of B is nothing but L में 1. I hope this makes sense to everyone. चलिए नेक्स्ट उससे और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. बट बिफोर इवन सॉल्विंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस, दैट जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, टैन ऑफ थीटा, जब भी कोई लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, log x, log y, राइट. आप बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि सर ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है log x log y. अभी सुनोगे यार, 11th 12th आएगा ढंग से मैथ में सुनोगे. या फिर कोई 10⁻² का टर्म हो गया, मतलब 10⁻x, 2⁻y, 2⁻x, 5⁻y. तो जब भी तुम ऐसे टर्म्स देखो, हमेशा याद रखना इन टर्म्स का कोई डायमेंशन नहीं होता. मतलब क्या? दे आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी. आई विल रिपीट, व्हेनेवर यू सी अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अ लॉगरिथमिक फंक्शन or a raised to power function, always remember they do not have any dimension. They are dimensionless quantity. Now what do you mean by this, sir? Dimensionless quantity का मतलब क्या? मैं बता देता हूँ, चलो सुनिए. Let's say for example मैंने बोला sin, है ना, sin kx बोल दिया मैंने, ठीक है. सुनिए गौर से सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि sin kx is a dimensionless quantity. मतलब क्या? मान लीजिए आपको इस k का dimension find करना है. You need to find the dimension of k. Now in the question it is clearly given to you
that the x is length. So can I say length का dimension is L में 1? Now listen to me very carefully, है ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. आप मुझे बताइए, अगर मेरे पास L में -1 है, ठीक, what should I multiply, right? What should I multiply so that this L में -1 gets L में 0? What should I multiply so that L raised to -1, जो L का पावर -1 है वो 0 हो जाए? तो कोई भी बच्चा मुझे बोलेगा सर L में 1. Yes sir, we understand this because base same हो गए. So L -1 + 1 कितना हो गया? 0. Okay sir, makes sense. अच्छा, if I would have asked you that what should I divide so that this again becomes L raised to 0? So L से -1, yes sir, cancel हो गया, क्या बन गया? L raised to 0 का मतलब क्या? 1 हो गया. So बच्चे आपने बचपन से सुना है anything raised to 0 is 1, right? Right? So when I say there are no dimensions, है ना, so basically जब भी साइन फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, 10 रेज़ टू पावर फंक्शन, उनका जो टोटल फंक्शन होगा ना, एक टोटल क्वांटिटी होगा, वो हमेशा डिमेंशनलेस होगी. हमेशा डिमेंशनलेस का मतलब क्या कि ना वो m में 0 होगा, L में 0 होगा और T में भी 0 होगा. सर आप ना मुद्दे पे आइए, आप क्या बोल रहे हो? सुनिए, अगर m में 0, L में 0, T में 0 का मतलब ही क्या होता है? 1 होता है. एनीथिंग रेज़ टू 0 1, एनीथिंग रेज़ टू 0 1, एनीथिंग रेज़ टू 0 1, 1 into 1 into 1 is 1. मुझे पता चल गया कि साइन के अंदर जो भी होगा इट इज ऑलवेज अ डिमेंशनलेस क्वांटिटी. मैं कब पिछले 5 मिनट से यही बोल रहा हूं, अगर 5 मिनट हुए हैं तो डिमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है, विच मींस कि k का डिमेंशन एंड x का तो डिमेंशन मालूम था L में रेज़ टू 1, मिला के ये क्या होंगे? 1 होंगे. नाउ इफ आई वांट टू फाइंड k, कैन आई से k इज नथिंग बट 1 upon L रेज़ टू 1. दिस L रेज़ टू 1 जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? L रेज़ टू -1. ओके, सो आपने क्या k का डिमेंशन फाइंड कर लिया. अब आप लगाइए दिमाग, लगाइए, है ना. x का डिमेंशन क्या था? x का डिमेंशन L रेज़ टू 1 था. k का डिमेंशन क्या निकल कर आया? L रेज़ टू -1. देखिए ना, L रेज़ टू -1 निकल कर आया. तो L रेज़ टू -1, L रेज़ टू 1 कैंसिल होके क्या मिला? L रेज़ टू 0. अरे L रेज़ टू 0 का मतलब ही क्या? 1. तो ये क्या आपको समझा कि जब भी मेरे पास साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लोगैरिथमिक फंक्शन या रेज़ टू पावर फंक्शन होगा, आई ऑलवेज हैव टू थिंक दैट दिस होल क्वांटिटी इज अ डिमेंशनलेस क्वांटिटी. एंड इफ इट इज अ डिमेंशनलेस क्वांटिटी, मुझे अगर कोई भी अननोन टर्म निकालना है तो मुझे अब मालूम है वो कैसे अप्रोच करना. मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा, डोंट वरी. चलिए, विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन अ रिलेशन y is equals to a cos omega t minus kx, the dimension formula for k is okay. कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है. अब आप भूल जाइए बाकी सब चीज. मुझे मालूम है दिस y इज लेंथ, ओके, y इज लेंथ, तो a का भी डिमेंशन लेंथ ही होगा. सर हाउ आर यू सो कॉन्फिडेंट? सी, y का डिमेंशन इज L में 1. y का डिमेंशन इज L में 1 बिकॉज कुछ है नहीं ना. a का डिमेंशन, सर व्हाई आर यू सो कॉन्फिडेंट दैट a का डिमेंशन इज ऑल्सो L में 1? सी, आई टोल्ड यू, cos के अंदर कुछ भी हो वो पूरा क्वांटिटी क्या है? डिमेंशनलेस. आई रिपीट, cos के अंदर कुछ भी हो वो पूरा डिमेंशन क्या है? बताइए बताइए, पूरा डिमेंशन क्या है? डिमेंशनलेस, राइट? ओके. उन्होंने मुझसे पूछा है k का डिमेंशन. मुझे फिक्र ही नहीं करनी है. मुझे क्या करना है? मुझे पता चल गया कि cos के अंदर जो भी होगा उसका डिमेंशन वो डिमेंशनलेस क्वांटिटी है. डिमेंशनलेस क्वांटिटी का मतलब क्या? वो m में 0, L में 0, t में 0, मतलब इक्वल टू 1. अब बताइए, k x दोनों का डिमेंशन मिलके 1 होने वाला है. सर कैसे? अरे यार अभी बताया ना, दोनों का डिमेंशन मिलके m में 0, L में 0, t में 0, m में 0, L में 0, t में 0 का मतलब ही क्या? 1 होगा. अब आप बताइए, यहां पे क्लियरली बोला उन्होंने कि जो x है वो x क्या है? x इज अ लेंथ. सो कैन आई से, राइट, x क्या है? लेंथ है. सो विच मींस k का डिमेंशन फाइंड करने के लिए x का डिमेंशन क्या है? L में 1. ओके, यहां पे मेंशन मुझे कर देना चाहिए था where x is displacement. दिस मेक्स मोर सेंस. क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, नहीं तो बच्चों को सपना थोड़ी आएगा कि x क्या है. ठीक है, तो x क्या है वो नहीं. ठीक है, तो अब बताइए, तो k का डिमेंशन क्या हो जाएगा? दिस विल बी L माइनस 1. कैन आई से ऑप्शन में मुझे ऐसा कोई, है ना, ये दिख रहा है क्या? हाँ सर, ऑप्शन सी दिख गया मुझे. बताइए, m में 0, L में -1, t में 0. क्या ये सिंपल था? चलो लेट्स डू दिस वन. लेट्स डू दिस वन. फॉर एक्सप्रेशन 10 raised to alpha t plus 3, the dimensions of alpha will be. मैं तुरंत अल्फा का डिमेंशन t raised to -1 लिख दूं. नाउ आई वांट यू टू थिंक. मैं हर चीज अगर डिटेल में बताऊंगा, देखो मैं बता रहा हूं, हर क्वेश्चन बताऊंगा डिटेल में जितने भी है, बट अगर यहां पर भी मैंने हेल्प कर दिया ना तो आप सीखोगे नहीं. बताइए, मेरे को कैसे पता चला अल्फा t में -1 ही होगा? अब सुनिए, मैंने क्या बोला था? 10 to the power anything, this whole
इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, मतलब m में 0, l में 0, t में 0, मेक सेंस। 10 रेज टू एनीथिंग, ये जो रेज टू एनीथिंग है ये डायमेंशनलेस होगा, बराबर सर। अब आप सोचिए खुद, मैंने तो t रेज टू -1 लिख दिया, यहाँ पे 3 है, 3 का तो वैसे भी कुछ काम नहीं है। अब बताइए अल्फा t का मिला के डायमेंशन इज m में 0, l में 0, t में 0, विच इज नथिंग बट 1, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। तो अब बताइए अल्फा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन t में 1। सो अल्फा क्या हो गया आपके पास, अल्फा हो गया t में -1। इज दिस मेकिंग सेंस टू एवरीवन? ओके सर, लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज y is equals to a sin bt minus cx where y and x represent length। चलो बता दिया इन्होंने, y and x represent x, y and x represent length and t is time, then the dimensions of a b square upon c किसके बराबर होगा? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आई हैव पिक्ड आर नीट एंड जेईई पास्ट ईयर क्वेश्चंस। कम ऑन, देखा कितने इजी क्वेश्चंस है। इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट यूनिट्स एंड डायमेंशन एनालिसिस इज, सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। चलिए अब ए का, बी का और सी का डायमेंशन पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद जो इन्होंने बोला है वो करते हैं। फर्स्ट विल फाइंड व्हाट आर द इंडिविजुअल डायमेंशंस ऑफ ए, बी एंड सी। ओके, कैन आई से dimension of y is equals to dimension of a? Yes or no? Why sir? Because sine का ये जो पूरा फंक्शन है ये तो ऑलरेडी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, so I am not including this. It is a dimensionless quantity. So eventually जो y का डायमेंशन है वही a का डायमेंशन होगा। Yes or no? By principle of homogeneity, which means if y is L में 1, so the dimension of a is also L में 1. So I am pretty much clear that the dimension of a is L में 1. Okay sir. Now let's go ahead while for finding the dimensions of b. How many of you can directly say what is the dimension of b? कितनों को dimension of b t में -1 दिखा? नहीं समझा तो कोई दिक्कत नहीं, क्या मैं बोल सकता हूं b t का dimension is equals to 1? अरे यार कैसे, मैंने बोला ना बच्चे, जो भी साइन में होता है वो डायमेंशनलेस होता है। तो क्या होगा, m में 0, l में 0, t में 0, विच मीन्स m में 0, l में 0, t में 0 का मतलब कि ये टोटल 1 होगा। तो b का जो डायमेंशन है वो 1 अपॉन t रेज टू 1 हो जाएगा। मतलब b का डायमेंशन क्या निकल कर आया, b का डायमेंशन निकल कर आया t में -1। आई होप क्लियर हुआ? ओके सर, चलिए हमें a का डायमेंशन मिल गया, हमें b का डायमेंशन मिल गया। लेट्स फाइंड द डायमेंशन ऑफ c। कम ऑन, c का तो डायमेंशन फाइंड कर लेंगे आप लोग खुद से। क्या आएगा c का डायमेंशन? अगर c किसके साथ मल्टीप्लाइड है, x के साथ मल्टीप्लाइड है, c x के साथ मल्टीप्लाइड है, राइट। x का डायमेंशन l में 1 है, तो c के डायमेंशन को क्या होना पड़ेगा कि वो l में 1 को कैंसिल कर दे। सबके दिमाग में आया l में -1? यस सर, मैं जानबूझ के थोड़े थोड़े स्टेप्स गायब कर रहा हूं सो दैट आप सोचो और आप बने रहो, इसमें आपका फायदा ही होगा। चलिए अब समझते हैं कि इन्होंने क्या पूछा है। इन्होंने पूछा था व्हाट इज a b स्क्वायर अपॉन c। ओके, द डायमेंशन ऑफ a इज l में 1, द डायमेंशन ऑफ b इज t -1। ओके, बट दैट इज अ स्क्वायर ओवर हियर। आई होप दिस मेक्स सेंस टू एवरीवन। ओह कम ऑन बताइए। सो डायमेंशन ऑफ a इज l में 1, dimension of b is t में -1, but this is b square, so I wrote 2 over there, and c is l में -1. Make sense? Please l में -1, मुझे ये कॉमन मिस्टेक दिखती है, l में -1 और l में 1 कैंसिल मत कर देना। l में -1 ऊपर जाएगा, तो अगर l में -1 is going ऊपर, so it becomes l में 2. Sorry for my vocabulary, and this is t -2. Now if you carefully look the options are momentum, angle, acceleration. Angle है नहीं, if it was an angle, so it was a dimensionless quantity. I told you, sin theta, cos theta, dimensionless quantity. If it was acceleration, ये जो मिला मुझे, तो it would be l में 1, t में -2. acceleration भी नहीं है, momentum तो पक्का ही नहीं है, because momentum में mass आता है, mass नहीं है, which means speed का square. Okay, कैसे? So l में 1, t में -1, the whole square. Make sense? l में 1, t में -1 is speed, meter per second, and raised to 2. So your correct option is A. I hope this is clear. Let's move to the last question, which is a very good question. 2024 या तो नीट में था या जेई में था, I'm not sure, but था जरूर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। उन्होंने बोला है a force F is equals to alpha t square plus beta t acts on a particle at a given time t. Okay, so I know this is F is force and t is time. The factor which is dimensionless if alpha and beta are constant. Suno, whenever you come across these type of questions, please trust me on this. आप सीधा ना ऑप्शन मत देखो, पहली बात तो। दूसरा, आप स्ट्रेट अवे पहले जो भी अननोन क्वांटिटीज है उनके डायमेंशन निकाल, उसके बाद पढ़ो ना क्वेश्चन वापस से। चलिए शुरू करते हैं। मुझे मालूम है द डायमेंशन ऑफ f will be equal to the dimension of alpha t square
मेक सेंस? अरे यार अभी बताया ना मैंने, by principle of homogeneity the dimension of f will be equal to the dimension of alpha t square and the dimension of f will also be equal to the dimension of beta t. Make sense? So the dimension of f is m1 l1 t minus 2. I hope this is clear to everyone, and dimensions of alpha is to be found out. T ka dimension is t square. Okay, if I carefully find the dimensions of alpha, so dimensions of alpha is m1 l1 t minus 2 upon t square, because t square is going down. This finally becomes, so the dimensions of alpha comes out to be m1 l1 t minus 4. Make sense? So this is the dimensions of alpha. Okay, let's move ahead to finding the dimensions of beta. Now again I'll use the same logic. Dimensions of f is equals to beta t, the whole dimension. Dimension of f is m1 l1 t minus 2. Dimensions of beta to be found out, and dimensions of t is t raised to 1. Now if you find dimensions of beta is m1 l1 t minus 2 upon t1. Make sense? So this becomes m1 l1 t minus 3. Okay, fair. And this is the dimensions of beta. Now I have got dimensions of alpha, I have got dimensions of beta. This is a good NEET और JEE question. So आप लोग का वो टाइम वेस्ट जरूर करवाएगा. अब क्या बोला उन्होंने, ऑप्शंस देखते हैं और फिर उसके बाद जाते हैं आगे. देखिए उन्होंने बोला है, क्वेश्चन पढ़ते पहले तो टाइम जाएगा चलेगा. द फैक्टर्स विच इज डायमेंशनलेस, ऑल ऑफ दीज आर फैक्टर्स. फैक्टर्स का मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले टर्म्स. ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर योर ऑप्शंस, पॉसिबल ऑप्शंस. सो वो ये बोल रहा है इनमें से क्या फैक्टर आप सिलेक्ट करोगे ए बी सी डी में से, सो दैट जो फैक्टर जब आप सिलेक्ट करोगे तो उनका डायमेंशन जो है वो वापस से जीरो हो जाएगा. मतलब क्या, सुनो, व्हाट आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज? m0 L0 T0. बेसिकली m0 का मतलब क्या, नो मास. L0 का मतलब नो लेंथ. T0 का मतलब T रेशियो 0 का मतलब नो टाइम. सो यू नीड टू सिलेक्ट सच अ टर्म that while solving those terms, अपने को यहां पे क्या बोला है, beta t. Now you know what are the dimensions of beta. So you have to multiply time into beta and then divide by alpha. यहां पे समझा क्या बोल रहा हूं, यहां पे अल्फा को t से मल्टीप्लाई करना है, then बीटा से डिवाइड करना है. So इनमें से कौन सा टर्म सिलेक्ट करूं so that जब कैंसिल वैंसल हो जाए तो फाइनली मुझे आंसर आए m में 0, l में 0, t में 0. अब गौर से देखो दोनों टर्म्स को. एक बात तो तय है, m1 है, यहां पे भी m1 है, l1 है, यहां पे भी l1 है. मतलब अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो पक्का m1 m0 हो जाएगा और l भी 0 हो जाएगा. दिक्कत किसकी आ रही है, दिक्कत आ रही है t रेज टू -4 एंड t रेज टू -3. दोनों को डिवाइड करूंगा तो t और t कैंसिल नहीं होगा. आई होप ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन कि कौन सा टर्म सेलेक्ट करूं सो दैट जब उनको फैक्टर को, सो दैट जब कैंसिल वगैरह हो तो फाइनल डिमेंशन सबके 0 हो जाए. सो इफ आई डिवाइड अल्फा एंड बीटा, my m and m, l and l gets cancelled out, but my t is not getting cancelled out. Now how do I make the t same? If you carefully notice, this is t minus 3, t raised to -3. This is t raised to -4. If I multiply t raised to 1 over here, this t raised to -4, this t raised to 1 becomes t raised to -3. And जैसे ही m1 l1 t raised to -3 हो गया, यहां पे भी m1 l1 t raised to -3 हो गया. दोनों को कैंसिल करूंगा, आंसर मिल जाएगा. मतलब I need to multiply time to the alpha quantity. If you notice, मिला आंसर ऑप्शन बी. करके देख लो अगर आपको अभी भी मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो. सो अल्फा इज हाउ, इफ आई सिलेक्ट दिस टर्म अल्फा t अपॉन बीटा, मेक सेंस. अल्फा इज व्हाट, m1 l1 t -4 टाइम्स t raised to 1 upon m1 l1 t raised to -3. So m1 l1 and l1 gets cancelled out. t raised to -4, t raised to 1 becomes t raised to -3. t raised to -3, t raised to -3 gets cancelled, and your final answer m0 l0 t0, which means option B is the correct answer. I hope you have enjoyed what dimension analysis are, and you have also understood how to find the unknown quantities, how to find the dimensions of the unknown quantities using dimension analysis. In the next part, I'll try my best to cover how do you find formulas and how do you derive the formulas based on the dimension analysis. Thank you for watching till here. Please do share and subscribe to this channel.